पहली बार हुआ है कि बिल्कुल किसान हिंदुस्तान में फोर फ्रंट पे आके ये सोच रहा है कि क्यों ना हम अपना जो है कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें हम ही राज करें। ये सरकार जो अंबानी और अडानी के पैसों से बनी है, अडानी के जहाज मोदी के लिए चलते हैं, तो भारत का गृह मंत्री है वो एक क्रिमिनल है। नाजरीन, आपको मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस वक्त हम एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के बारे में है। हिंदुस्तान में इस वक्त किसान इत्तेहाद सख्त सर्दी के आलम में दिल्ली के मुजाफात में डेरे डाले हुए हैं। उनके मुतालबात क्या हैं, वो किस लिए यहाँ आए हैं? ये एक तहरीक है जो भारतीय हुकूमत के कवानीन के खिलाफ शुरू की गई है। ये तहरीक जो है बुनियादी तौर पर तो मार्च के महीने में शुरू हुई थी, लेकिन फिर हिंदुस्तान में लॉकडाउन की कैफियत आ गई, तो देर होते होते फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो किसानों के इत्तेहाद ने दिल्ली की तरफ रुख किया। रास्ते में हुकूमत की लगाई गई रुकावटें हटाते हुए वो सख्त सर्दी के आलम में इस वक्त दिल्ली के मुजाफरात में, यानी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के मुजाफरात में वो डेरे डाले हुए हैं। उनके मुतालबात क्या है, किसान इत्तेहाद क्या चाहता है? इतनी सख्त सर्दी में मैंने जब उनकी तैयारियां देखी, इंटरनेट के ऊपर जो उनकी वीडियोस वायरल हुई, वहां उनके साथ खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है, वहां लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, और किसान जो है वो पूरे तरीके से डटे हुए हैं। उनके कई राउंड हो चुके हैं हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ, अमित शाह साहब के साथ, लेकिन अभी तक कोई नताइज निकले। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान से सरदार जोगिंदर सिंह साहब, और कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुरमिंदर सिंह साहब। हम इन दोनों से इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि असल मसला क्या है। मैं सबसे पहले सरदार जोगिंदर सिंह साहब के पास इंडिया की तरफ जाना चाहूंगा और उनसे मेरा डायरेक्ट सवाल है। सरदार जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत अच्छा से। सरदार जी, डायरेक्ट सवाल की तरफ आते हैं। हाँ जी। हिंदुस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी एजिटेशन की तहरीक चल रही है, किसानों के मुतालबात हैं कुछ। ये मुतालबात बुनियादी तौर पर एक हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ कुछ लॉज लाए गए हैं। वो लॉ मैं जानना चाहता हूं, मुझे मुख्तसरन बताइए कि वो लॉज क्या है और हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ऐसे है अब्दुल जी कि भारत की जो सरकार है ना, भारत के राष्ट्रपति ने पहले 5 जून को एक ऑर्डिनेंस जारी किए थे, 3 ऑर्डिनेंस जारी किए थे। वो 3 ऑर्डिनेंस में पहला तो था किसानी का जो एग्रीमेंट्स हैं फार्म प्रोड्यूस के, उन पे प्राइस एश्योरेंस और फार्म सर्विसेज का एक्ट ऑर्डिनेंस था। सेकंड ऑर्डिनेंस था उसके अलावा उसकी ट्रेड एंड कॉमर्स का एग्रीमेंट था फार्मर प्रोड्यूस की, मतलब एग्रीमेंट नहीं था, वो ऑर्डिनेंस था। तीसरा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बना था, और उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की अमेंडमेंट की थी। ये 3 ऑर्डिनेंस 5 जून को आए थे। इसके बाद ये बिल बने, बिल बनने के बाद ये पार्लियामेंट में पेश होके 29 सितंबर को ये एक्ट बन गए। तो इन एक्ट्स ने वो 10,000 की जो हिस्ट्री है, क्योंकि जो किसान है, मनुष्य बोलो, पहले उसको किसान नहीं बोलते थे, ह्यूमन जो रेस है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको डेवलप करता आ रहा है, खेती को, फार्मिंग को। इन ऑर्डिनेंसेस ने और इन बाद में एक्ट्स ने, बिल बन के जो बने हैं, उस सिस्टम को जो 10,000 से चलता आ रहा है उसको यू टर्न दे दिया। तो फिर किसानी का आंदोलन बेसिकली पंजाब से शुरू हुआ। अच्छा सरदार जी, मुझे ये बताएं कि ये जो कवानीन है ये हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर को बुनियादी तौर पर क्या नुकसान दे रहे हैं? ये हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को बुनियादी तौर पर बदल रहे हैं। जो वो करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर का सिस्टम है कि किसान अपनी मर्जी से अपने खेतों में खेती कर रहा है। उसने क्या बीजना है वो उसने तय करना है, उसने कौन सा उसमें खाद डालनी है वो उसने तय करना है, उसने पेस्टिसाइड कौन से डालने हैं वो उसने तय करना है। इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। बेसिकली वो अपनी प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाता है। मार्केट कमेटीज की जो
स्टेट की मार्केट कमेटी हैं वो बनी हुई हैं, उसकी वहां प्रोड्यूस बिकती है, कुछ चीजों की एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कुछ फसलों जो है उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं है, वो मार्केट के रहम पे है कि कितने में भी बिकती है। इसमें क्या तो हुआ सरदार है? जी, ये क्या हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, ये अंबानी और अडानी जो बड़े ग्रुप हैं, जो रिलायंस ग्रुप है, जो इनको आगे किया हुआ है, मिडलमैन के रोल को खत्म कर दिया है, और क्या एग्रीकल्चर को मतलब एक कैपिटलाइजेशन के मोड में लेके जा रहे हैं ये लोग? वर्चुअली ऐसे है अब्दुल जी कि ये अदानी और अंबानी नहीं, सिर्फ कारपोरेट वर्ल्ड जो है ना, कारपोरेट वर्ल्ड नए नए फील्ड ढूंढ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक ऐसी जगह पहुंच गया कि वो स्टैग्नेशन पे है, उसकी आगे ग्रोथ नहीं हो रही है। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां भी ग्रोथ के चांसेस हैं, और कोरोना ने बता भी दिया कि दुनिया में हर चीज खड़ाई जा सकती है, खेत नहीं खड़ाए जा सकते, खेतों को रोका नहीं जा सकता। जब मॉल बंद हो गए थे, मोटर गाड़ियां बंद हो गई, एरोप्लेन बंद हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गए, रेलवे स्टेशन बंद हो गए, बाजार बंद हो गए, तब खेत चलते रहे। सारे संसार में अगर खेत ना चलते तो मरने वालों की गिनती कोरोना वायरस से लाखों में नहीं फिर करोड़ों में होती। तो ये सरदार जी, मैं ये असल में जानना ये चाहता हूं कि जो भारत सरकार है, जो हिंदुस्तान की सरकार, इनकी हुकूमत है नरेंद्र मोदी साहब की, ये पहले कुछ कवानीन, मतलब कुछ पहले मुसलमानों के मुतालिक कोई कवानीन आए थे, शहरियत के मुतालिक कोई कानून था, फिर 370 का खात्मा, अब ये किसान ये रफ्ता रफ्ता इन चीजों को क्यों छेड़ रही है जो पहले कभी नहीं छेड़ी गई? ऐसा क्या चीज है कि ये बहुत बड़ा कोई मोनोपोली कायम करना चाह रहे हैं, किसान को अपने अंडर करना चाह रहे हैं, गिरफ्त में लेना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ मंसूबा है? ऐसे है कि जो हिंदुस्तान की खेती योग्य जमीन है ना, वो 39 करोड़ 40 लाख एकड़ है, सारे संसार में सेकंड है। अमेरिका के बाद जो जहां खेती होती है जमीन में, इंडिया सेकंड नंबर पे है। जो खेती का बिजनेस है टोटल, वो 12 लाख करोड़ का है सालाना, संसार में सबसे बड़ा है। खेती का बिजनेस सारे संसार में इससे बड़ा कहीं भी नहीं है। वो उस खेती के बिजनेस को जो है ना, उसमें प्रवेश करके उसको हड़पना चाहते हैं। ये कला अदानी और अंबानी नहीं, इसमें गूगल भी आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है, मतलब फेसबुक वाले भी आ रहे हैं। सो इसमें ये सारे लड़के कोलैबोरेट करके आ रहे हैं, कोलैबोरेट करके उसको उस सिस्टम में इंटरवीन करके उससे बिजनेस को हटाना चाहते हैं, जो खेती का ट्रेड है। सरदार जी, मैं अब कनाडा में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार गुरमिंदर साहब। मैं उनकी तरफ जा रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा फिर से आता हूं। मेरा उनसे सवाल है। सरदार जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 राव साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मैं डायरेक्ट आपसे ये सवाल करता हूं, आप कनाडा में मौजूद हैं जी, और किसानों के एहतजाज की आवाज इस वक्त कनाडा में गूंज रही है। जस्टिन ट्रूडो ने इस पे बड़ा खुला एग्रीमेंट दिया है। उन्होंने मैंने कह दिया, उन्होंने एक बड़ा कलाम दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार किसानों के साथ मज़ाक़ात करे, और भारतीय हुकूमत ने शुरू में तो जस्टिन ट्रूडो साहब के इस बयान को दुरुस्त नहीं माना। दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया। आप क्या समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो में ये किसान मूवमेंट किस तरफ जा रही है? राव साहब, पहले तो आपके चैनल के जरिए जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सबको सलाम अलैकुम। जहां तक हम बात करते हैं कनाडा की, कनाडा में एक चार्टर ऑफ राइट्स है। तो उस चार्टर ऑफ राइट्स में कनाडा जो अपने ह्यूमन बीइंग्स की कदर करता है, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी कदर करता है, और दुनिया भर में कहीं भी कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है तो उसके लिए कनाडा के लोग, कनाडा की पार्लियामेंट, कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उन्होंने ये बयान दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट को जो पीसफुली फार्मर्स वहां पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पीसफुली प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रहना देना चाहिए। उनके ऊपर भी किसी प्रकार का ऐसा दबाव, जैसे उन्होंने वाटर कैनन या टीयर गैस शेलिंग की है, या जैसे उन्होंने नेशनल हाईवेज जिसके ऊपर स्टेट आती है, जिसका कोई अधिकार नहीं, उस गवर्नमेंट ने वो नेशनल हाईवे को ऐसे मतलब उसमें खड्डे डाल दिए जो उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आती,
तो उन्होंने बहुत ज्यादा उल्लंघन किया इस बात का कि अगर किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर, लेकिन उन्होंने किया ये सब देख करके कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट के ऊपर अपना बयान दिया कि इंडियन गवर्नमेंट को उन लोगों से बात करनी चाहिए, वो पीसफुल हैं और वो किसी भी प्रकार का जो ऐसी उल्लंघन नहीं कर रहे जो भारत सरकार के अगेंस्ट में हो। तो इस बयान की शलाघा दुनिया भर में हुई और कंट्रीज के एमपीज, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के कुछ लोग वहां पे जो प्रोटेस्ट तो बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन कुछ एमपीज ने वहां के ये बयान को उसकी शलाघा भी की। लेकिन क्या है कि जो हिंदुस्तान सरकार है उसका जो झुकाव है वो ट्रंप के साथ है। तो वो झुकाव जब ट्रंप के साथ है तो जाहिर सी बात है कि उनको कनाडा पसंद नहीं है। मिस्टर मोदी जो है ना वो एक हंकारी पीएम है उस कंट्री के। उनको था कि हम जो बहुमत में तो आ गए, इसमें तो कोई शक नहीं। अब दुनिया को इसका पता चल गया कि उस शख्स ने बीइंग ए हेड ऑफ ए कंट्री उसको अपनी हट नहीं छोड़ी। सबका साथ सबका विकास उन्होंने नारा तो लगाया था, लेकिन सबके साथ सबकी बात ना वो सुनने को तैयार है ना सबकी साथ बात करने को। मैं आपकी बात काट रहा हूं कि देखें, सबका साथ सबकी बात का नारा लगाया था। सबसे पहले आप अकलियतों के जो राइट्स हैं, मिनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, जब से वो बरसरे इक़्तिदार में आए हैं वो बुरे तरीके से पामाल हो रहे हैं। जहां कहीं किसी की भी बात कर लें, मैं ज्यादा इस पे इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहा। आप शहरियत कानून को देख लें, 370 का खात्मा देख लें, आप इसके अलावा किसानों की ये वायलेशन देख लें, मतलब ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं हुई थी। तो ये भाजपा जो सरकार है इसका बुनियादी मकसद इस वक्त क्या नजर आ रहा है? मुझे कहना पड़ रहा है कि ये एक ऐसा नजरिए का प्रचार कर रहे हैं जो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही जो आरएसएस का नजरिया आप उसे कह लें उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसके अलावा तो कोई दूसरी बात नहीं हो रही। अच्छा, मैं आपसे एक और बात करता हूं, मुझे आप ये बताएं, ये जो किसान तहरीक है मैंने बड़ा इसको गौर से देखा है। मैं बहुत हैरान हुआ हूं। दिल्ली के मज़ाफ़ात में लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी तादाद में खवातीन बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, और सर्दी की वजह से उनका वहां पे 5 से 6 किसानों की मौत भी हुई है। तो मतलब एक मुझे ऐसी तहरीक लग रही है, जब ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया को देखते हैं वहां भी इस पर आवाजें उठ रही हैं कि किसान मूवमेंट कहीं आलमी तहरीक का रूप इख्तियार कर सकती है आपके ख्याल में? मिस्टर रॉफ, ये ऑलरेडी कर चुकी है। ऐसा था अच्छा। जब पंजाब से संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि इस किसान आंदोलन जो है ये कोई पहला आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन पहले से चलते आ रहे थे। यूपी की साइड के किसानों ने किया, महाराष्ट्र की तरफ से किसानों ने पहले किया, लेकिन वो लोग इतनी गर्ज के साथ वहां तक नहीं पहुंच सके, तो इनको लगा कि उनकी बातें क्या सुनेंगे। तो जब ये इसकी जो पंजाब में ये संघर्ष पंजाबी किसान जो कर रहे थे, तो जब उनको लगा कि ये सरकार कुछ मानने वाली नहीं, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम दिल्ली चलेंगे। तो उन्होंने ये पहले से ठान ली थी कि दिल्ली का जो हेड है वो बड़ा हठ वाला बंदा है, वो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। तो ऐसे आंदोलन में जब उन्होंने ये सोच लिया कि वो मानने वाला नहीं है, तो ये आंदोलन लंबा भी चल सकेगा। तो अगर लंबा चल सकेगा तो एक बात मुझे 30 सेकंड है, तो उस लंबा चलने के लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग इतनी प्लानिंग से की कि अपने लिए 6 महीने का राशन, जो भी डेली यूजेबल नीड्स की जरूरतें हैं उसका राशन हो गया, कपड़े हो गए, गर्म कपड़े हो गए, खाना बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, लंगर बनाने के लिए मतलब लकड़ हो गई, रसद होगी, वो साथ लेके चले पूरी प्लानिंग के साथ। साउंड सिस्टम्स वो साथ लेके चले, दरिया अद्वियात है उनके पास, हाँ जी, वो लेके चले। और लेकिन उनको ये नहीं था लगता कि रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी अड़चने भी आएंगी, और वो उन्होंने ठान लिया था कि अब चाहे जो भी होगा, क्योंकि जो देखो मैं ग्राउंड जीरो पे नहीं हूं। हाँ, उन्होंने डिसीजन ये लिया था घर वालों को बोल के, आएंगे तो ये हार गले में डालना, अगर जिंदा आए तो, वरना हमारी लाश पे डाल देना। तो जब ऐसा इरादा कोई कर ले तो फिर जीत जो है ना थोड़ी डिले हो सकती है, जीत होती है। मुझे यूं लग रहा है कि अजीत डोवल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो उनको हेड कर रहे हैं,
इनकी मौजूदगी में ये काम इतना आसान नहीं है। सरदारों को बड़ा सख्त फैसला तो उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन इसके लिए उनको उनकी तैयारी जो है वो आप समझते हैं कि वो इस काबिल है कि इन तीनों हजरात की जो डिठाई है इसको तोड़ सके? मैं थोड़ा सा आपकी बात को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। अब इस आंदोलन को सरदारों का नाम ना दे। वो क्यों? मैं आपको इसको इस तरफ लेके जाता हूं, फिर मैं गलत हो जाऊंगा अगर मैं इसको यहां पे ना बदलूं। हाँ, आप कुछ हद तक इसलिए ठीक हैं क्योंकि जब ये आंदोलन पंजाब से चला था तो क्योंकि पंजाब में जो ज्यादातर किसान हैं वो सिख हैं, सरदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब ये आंदोलन हरियाणा बॉर्डर पे पहुंचता है तो हरियाणा वाले जो पहले सोच रहे थे कि भाई क्या करेंगे, जब उन्होंने देखा कि ये तो भाई अब गर्ज के साथ आ गए, तो उन्होंने हरियाणा वाले जितने हमारे भाई थे उन्होंने वो हदें सब पार कर दी और अपने बड़े पंजाब को बड़ा भाई माना, खुद छोटे बन के आगे हो गए। उन्होंने वो जितने बैरिकेड से वो हटाने में पंजाब के किसानों की मदद की, और जब तक ये आंदोलन दिल्ली पहुंचा टिकरी बॉर्डर पे, तब तक 2-3 दिन के अंदर अंदर राजस्थान, ये सिंगू बॉर्डर भी इसी को बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जी। राजस्थान, यूपी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और हर तरफ से किसान जितनी, क्योंकि इसमें क्या था, जो रेल ट्रैक्स हैं वो भी बंद किए हुए हैं, लिमिटेड है। मुस्लिम कम्युनिटी भी यहाँ पे मौजूद है इनके साथ? एग्जैक्टली, मैं वही आपको आगे चल के यही बोलने वाला था, क्योंकि रेल ट्रैक बंद होने की वजह से जो दूर के किसान हैं उनको आने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। जो 300-400-500 किलोमीटर का सफर है वो अपनी कारों से, ट्रैक्टर्स के साथ वो तय कर सकेंगे, तो वो तो पहुंच गए। अब क्या होता है, इसमें जब मुस्लिम कम्युनिटी पहुंचती है तो ये जो संघर्ष हो गया ना, ये वो जो हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई वाली बात हम कहते हैं, सब भाई भाई वाली बात, अब ये संघर्ष पूरे भारत का हो गया। मैं ये शब्द निकालूंगा, हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरे भारत का हो गया। वो भारत जिसकी परिभाषा ये थी कि हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई का देश है ये। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, मुझे इंडिया जाना है। सरदार जी इंडिया में मौजूद है हमारे साथ। मुझे ये बताएं कि अगर हिंदुस्तानी सरकार नहीं मानती, अपनी बात पे डटी रहती है, तो फिर क्या होगा? ऐसे है, पहली बात तो ये है कि सरकार के बारे में पहले ये था कि सरकार कोई बात नहीं करेगी सरकार, क्योंकि पिछला तजर्बा जो ऐसा रहा है सरकार का, जो वो करती चली गई, अपोजिशन जो है कमजोर वीक हो गई थी, वो लागू होता चला गया। जितने भी कानून बनाए उन्होंने, प्राइवेटाइजेशन बड़ी की है। अकेला ये नहीं है कि उसने 370 को तोड़ा है, अकेला ये नहीं कि उसने वो नागरिकता का कानून बनाया है, उसके अलावा भी उसने रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की, एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन की, कितने ही ऐसे इदारे हैं सरकारी जिनकी प्राइवेटाइजेशन कर दी है। उसको सरकार को पहले बारी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली ऐसी, ये पहले बारी हुआ है ये सरकार बनने के कि उतनी बड़ी रेजिस्टेंस उसको एकदम मिली है। ये मूवमेंट जैसे आप कह रहे हैं ना, ये मूवमेंट किसानी की मूवमेंट है, पर किसानी की मूवमेंट नहीं रही। अब ये अकेली किसानी की मूवमेंट नहीं रही। मैंने देखा बेंगलोर में भी एहतजाज हो रहा था, बेंगलोर में भी एहतजाज हो रहा था। मैं इस मूवमेंट के साथ नजदीक से जुड़ा हुआ, मैं दिल्ली मतलब लगातार दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें कोई सेक्शन नहीं बचा सोसाइटी का जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। टिकरी बॉर्डर पे भी राजस्थान बहुत आया है, मतलब यहाँ वहां महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, वहां तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं। जी मेरा सवाल फिर वही है कि ना तो आप शहरियत कानून को वापस दिलवा सके, ना आप प्राइवेटाइजेशन को रोक सके। शाहीन बाग में लोगों ने धरना दिया, उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। ये मूवमेंट कैसे अपने नताइज हासिल करेगी? ये मूवमेंट आपको क्या नजर आता है कि ये मूवमेंट कामयाब होगी तो कैसे होगी? हिंदुस्तान की सरकार को इस वक्त हिंदुस्तान के किसान की मूवमेंट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। वो उसको निपटने में लगे हैं। कोई भी और फ्रंट है, कोई ऐसे समय में किसी भी सरकार को खोलना जो है नहीं वाला खाता। ऐसी इंडिया में 1% भी जो आप सोच रहे हैं नहीं है ऐसा कुछ भी। अच्छा, यहाँ क्योंकि ये अगर कोई बात होती है तो किसानी में टोटल मूवमेंट में 1% भी ऐसी बात नहीं है कि इंडिया इस टाइम पाकिस्तान पे कोई वो कर सकता है। वो आपकी इंफॉर्मेशन होगी कोई, या आपके वहां कोई ऐसे रूमर चल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मूवमेंट किस तरह की मूवमेंट बनी है। ये किसी रिलीजन की मूवमेंट नहीं है, ये ठीक किसी है। तबके की मूवमेंट नहीं है, ये किसी मिनोरिटी की मूवमेंट नहीं है, ये किसान की मूवमेंट है, ये मासेस की मूवमेंट बन गई। ठीक इसमें मेहनत का सवाम जो है, कोई भी हो वो शामिल हो गया है। इसमें इंटेलेक्चुअल शामिल हो गया है, इसमें वकील शामिल हो गए हैं, इसमें नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वकील इसमें आ गए हैं। इसमें जो है हमारे जितने भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो आ गए हैं। उन्होंने अपने तक जो उनको पुरस्कार मिले थे वो वापस कर रहे हैं कि हमें नहीं जी हाँ, चाहिए, मैंने सुना है। इसको निबेड़ो। इसमें हमारे जो लिटरेरी लोग हैं, पीपल हैं, जो जिनका बहुत बड़ा कद है वो आ गए हैं, वो अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं कि अगर आप नहीं निबेड़ते तो ये पुरस्कार अपने उठाओ। हमारे जो गायक हैं वो आ गए हैं। हमारा वाह, यूथ वाह। जिसको बोलते थे कि ये यूथ शायद डेविएट हो गया, नशे में बढ़ गया, ये हो गया, ये सारा काम सिरे से लेके सिरे तक हमारा यूथ टोटल फोरफ्रंट पे है। तो सरदार जी, आप फिर आप इस मौका पर मैं आपको हबीब जालिब साहब की एक नज्म का जो उन्होंने शेर पढ़े थे, वो हर जुबाने ज़द-ए-आम पर है, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्या बात है। वही अच्छा वो खाना सरदार जी, इस एहतजाज में खवातीन बहुत बड़ी तादाद में शामिल है। खवातीन लेडीज, जी हाँ, लेडीज। बहुत बड़ी तादाद में। ये पहले बारी हुआ है कि लेडीज इतनी बड़ी तादाद में गई हैं, सारे पंजाब में से, हरियाणा में से। अभी दूसरी वाह। स्टेट की लेडीज कम आई हैं, पंजाब और हरियाणा की लेडीज बहुत, मतलब जो मास स्केल पे शमूलियत है उनकी, और उनके लड़ने का डिटर्मिनेशन आप देखेंगे कि वो हर कुर्बानी करने के लिए तैयार है। मतलब सास भी वही है, नूह भी वो वही है। शाहीन बाग की दादी साहिबा आई थी, उनको तो एहतजाज में नहीं शामिल होने दिया गया, पुलिस ने कस्टडी में लेके उनको वापस भिजवा दिया। वो वर्चुअली जो है ना, वो छोटा इशू है, उसको जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली कोई जो बकवास कर दे, कोई उठ के, तो उसको इतना ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। उसका सिर्फ इतना वो शक्लें मिला के उन्होंने कि ये वही लेडी है जो वहां आई थी, उसको सबने कंडेम किया, वो अच्छी बात। हाँ जी, कंडेम किया। मैं कनाडा में ज्वाइन कर रहा हूँ, दोबारा से मेरा सवाल अपने पाजी गुरमिंदर साहब की तरफ जा रहा हूँ। गुरमिंदर साहब, आप चूंकि रेडियो के आदमी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अदबी टच देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब शाहीन बाग का एहतजाज हुआ, 370 का आर्टिकल वगैरह वो खत्म हुआ, तो उस वक्त फैज की गूंज सुनाई दी थी हिंदुस्तान में, फैज अहमद फैज की इनकलाबी नज़लें। और इस वक्त मेरे ज़हन में अचानक से वो ख्याल आया कि हबीब जालिब साहब ने जब पाकिस्तान में एहतजाजी मूवमेंट शुरू हुई तो उनकी नज़म ये बहुत मशहूर हुई, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये अब भी हर जगह किसी भी एहतजाज में ये नज़म को बारहा पढ़ा जाता है। आप भी इसको क्यों नहीं दोहराते? इसको हिंदुस्तानियों को पकड़ाएं, ये अपने सिख दोस्तों को इसको पढ़ें वहां पे। राव साहब, मैं शुरू करता हूं कि समय के साथ साथ लिटरेचर बदला है, नए शायर आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी जो पोएट्री है सामने आई है। आपने जो कहा ना, तो मैं आपको एक शेर देता हूं जो हम सुना रहे हैं, क्योंकि ये जो बात है ना, ये जो बात कहें, जब लीडर ऐसा मान ले कि मैं जो हूं बस मैं ही हूं, तो उसके लिए मैं ये लाइनें कहता हूं कि जमीर बेच के जिंदा रहूं ये नामुमकिन, जमीर बेच के जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं खुद से दगा करूं ये नामुमकिन, जमाना उसे मसीहा कहे ये मुमकिन है, पर मैं उसे मसीहा कहूं ये नामुमकिन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये आपने जी फरमाइए। बात ये है कि वो जो बनना चाह रहे हैं वो बेसिकली है नहीं, ये दुनिया समझ चुकी है। मैं जोगिंदर सिंह जी से कुछ बातें हैं, उन्होंने बातें की हैं, उनकी कुछ कहीं ना कहीं कुछ बंदिशें हैं कि वो उस मुल्क में रह के शायद कुछ बातें खुल के नहीं कर सकते। मेरे बड़े भाई हैं वो। मैं आपको कहने लगा था कि मैंने काफी उनको घेरने की कोशिश की है, मगर वो घेरे में आ नहीं रहे। नहीं आएंगे, नहीं वो नहीं आएंगे, क्योंकि उसका कारण है मेरे भाई, वही बोल रहा हूँ, वो नहीं आएंगे राव साहब, क्योंकि उनके ऊपर कुछ बंदिशें हैं। जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ।
जो सुनता हूँ, जो देखता हूँ, वही बोलता हूँ। वही बोलता हूँ। बेसिकली वो ग्राउंड जीरो पे है, क्योंकि जो हम जी, लोग ग्राउंड यहाँ से जीरो पे। बातें करते हैं, बहुत बातें ऐसी निकल के आती हैं। मैं डायरेक्टली जो इस किसान आंदोलन के जो लीडर हैं, मैंने उनको अपने रेडियो पे लाके बातें की हुई हैं। ठीक है जी? ठीक है। तो अब जो रिसेंट बात आ रही है ना, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, जो इसके एक लीडर हैं मिस्टर राजेवाल। अब मैं बात को टोक रहा हूं, जो वो नहीं बयान कर सके वो आप बयान कर दें। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जो आंदोलन है ये मोदी साहब अंबानी और अंडानी की बंदूक अपने कंधों पे रख के किसानों पे चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये आंदोलन अंबानी और अंडानी के लिए, इसको स्टेट हरियाणा में और स्टेट पंजाब में जो पहले सीएम बादल थे और जो आज के सीएम अमरिंदर सिंह है पंजाब के, उन्होंने अब इनके साथ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए बड़ी काफी जमीनें जो हैं वो पहले दिला दी है, जहां पे अडानी अपने सिलोज ऑलरेडी बना चुके हैं। जी, मैंने ये सुना है कि वहां उनके बहुत बड़े बड़े कार्गो तामीर हो चुके हैं। उनको बेनिफिट जो दिए गए हैं वो पंजाब सरकारों ने दिए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस माफ की गई है, उनके काफी टैक्सेस माफ किए गए हैं। अभी सेम उनका एक प्रोजेक्ट जो नलत्था गांव है हरियाणा में सोनीपत के पास, वहां बन रहा है, उसके पोल खुल चुके हैं, वो सामने आ गए हैं। हम ये कहते हैं कि अगर सरकार ये अभी सोच रही, तो ये तो 4-5 साल पहले के प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको उन्होंने क्लियर करके दे रखे थे, वो बना रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट्स रेलवे लाइंस के पास बन रहे हैं। अब सेंट्रल सरकार जो है भारत की, वो फंस चुकी है बुरी तरह से। क्यों फंस चुकी है, मैं इसका टेक्निकल नुक्ता आपको दे रहा हूं। वो नुक्ता ये है मेरे भाई कि 26 जनवरी इज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। उन्होंने उस परेड को ऑर्गेनाइज करना है। इस परेड पे वो क्या करते हैं कि दुनिया से कोई ना कोई गेस्ट बुलाते हैं। ठीक है, उसकी तैयारी इसी दौर में शुरू हो रही करनी है उन्होंने। ठीक है, ठीक है। अब उसकी तैयारी करने में दिल्ली गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आपने एक सवाल किया था जोगिंदर सिंह जी को कि वो अब नहीं करेंगे तो क्या नीति है। अब नीति तो किसानों ने बदल ली। किसान अब अनपढ़ नहीं है, किसान पढ़ा लिखा है। किसान के बच्चे आईएएस हैं, किसान के बच्चे पीसीएस हैं, किसान के बच्चे एमबीबीएस हैं, डेंटल सर्जन हैं, किसान के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में हायर स्टडीज कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा था कि आप क्या समझते हैं कि कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इंटरनेशनल प्रेशर हिंदुस्तान को कुछ मजबूर कर पाएगा? ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। और पैगाम क्या देना चाहते हैं आप हिंदुस्तान का जो किसान है, उसको क्या पैगाम देंगे? पहले आप बताएं कि इंटरनेशनल प्रेशर और फिर हिंदुस्तान के किसान को पैगाम। जी राज साहब, बल्कि पूरी दुनिया के किसानों को पैगाम। हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल प्रेशर भारत की सरकार के ऊपर बना है, कोई दो राय नहीं है, प्रॉपर प्रेशर बना है। पर एक बात यह है कि, क्योंकि मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, जो भारत का गृह मंत्री है वो एक सिविल पर्सन नहीं है, वो एक क्रिमिनल है, जिसको तड़ी पार बोलते हैं, उसको तड़ी पार बोला गया है। ठीक है। इसका रिकॉर्ड जो भारत के एक्ट में दर्ज है, उसका नाम। तो जो ये गैंगस्टर लोग होते हैं ना, मैं सीधी सी बात बोलूं आपको, इनके ऊपर लोगों के मन की दया नहीं होती। इनमें पूरा हट है, इनमें पूरी नफरत है मिनोरिटीज के प्रति। वही नफरत इनके जो आका हैं आरएसएस वाले, वो उसके अंडर रह के एक नफरत के भरे हुए हैं। इसलिए इनको लोगों के प्रति फैसला लेने में दिक्कत आ रही है कि इस भारत सरकार की जो दशा है इतनी बुरी हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, फंस वो बुरी तरह चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये सरकार जो अंबानी और अडानी के पैसों से बनी है, अडानी के जहाज मोदी के लिए चलते हैं, अंबानी जो है वो पैसा इतना दे के इसको इलेक्शन में लेके आया है। ठीक है। ये सब कुछ है क्योंकि गरीब का जो लोन है तो उसकी जमीन कुर्क होती है। जो अमीर का जब लोन है तो बैंक डूब जाता है उस देश में। ठीक है। इस सिनेरियो को थोड़ा समझने मैं ये कहूंगा, ये बेशर्म हो चुके हैं, इनको झुकना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, झुकेंगे जरूर। ये फैसले वापस लेने होंगे। जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, जिस तरह से किसान भारत का, और आपको और बात बता दूं,
इस आंदोलन से हमारे कनाडा में जो छोटा किसान था, जो पहले दब चुका था, वो भी उठने लगा। अमेरिका का जो छोटा किसान था, इस आंदोलन से वो भी उठने लगा है। मेरा पैगाम देने की तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन पूरे भारत के किसान का नहीं है मेरे भाई, ये दुनिया भर के किसान का आंदोलन है, जहां पे भी किसानी को दबाया जाने लगा है, दबाया जा रहा था, दबाया जा रहा है या लगे हैं, उस किसान का आंदोलन है। हो सकता है पाकिस्तान में भी छोटा किसान मर रहा हो इस हालात में। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। तो हमें उनका सहयोग देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया पे उनको सपोर्ट करनी चाहिए। किसान रहेगा तो हम लोग रहेंगे, क्योंकि हमारे सबके पेट लगा है, मौला ने पेट हमको आपसे बात करने का भी आपसे आपसे बात करने का मकसद भी यही था कि हम उस किसान की बात करें जो इस वक्त परेशानी के आलम में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। हम इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए उनसे इजहार यकजहती कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोस्त गुरमिंदर से कनाडा से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू कभी सर, टाइम देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल। धन्यवाद। मैं जी इंडिया में मौजूद है हमारे साथ जोगिंदर साहब। जोगिंदर साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए, हिंदुस्तानी सरकार, मैंने पहले भी ये आपसे कहा था, हमारे किसान डटे हुए, ये मूवमेंट आपको कितनी कामयाब नजर आती है, इसका मुझे जवाब। ये मूवमेंट ऐसे है अब्दुल साहब कि मुझे 100% कामयाब नजर आती है मूवमेंट। इसकी कामयाबी होगी और ये मूवमेंट जीत में बदलेगी, जीत में बदल चुकी है। ये सिर्फ ऐलान होना है। मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं ना, मिस्टर गुरमिंदर भी बोल के गए हैं कि ये मतलब झुकते नहीं, इनकी प्रॉब्लम है या इनमें रहती आकड़। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो झुक चुके हैं। वो कहाँ आ गए हैं, कहाँ से, जो कहते थे कि हम बात करने को तैयार नहीं है, ठीक है, फिर कहते थे हम बात तब करेंगे जब आप उस मैदान में चले जाएंगे, इसमें नहीं रहेंगे। वो कहते कि नहीं, हम किसी भी कंडीशन पे बात नहीं करेंगे, किसानों ने बोल दिया। फिर वो कहते आ जाओ बात कर लो। फिर वो एक सेक्रेटरी भेजा, लेवल का बंदा भेजा, उन्होंने उससे बात करने से जवाब दे दिया कि हम नहीं करेंगे। 3 मंत्री आए, 3 मंत्री लगातार ही बात कर रहे हैं। जो अमित शाह है वो शामिल हो गया बात में, और उनकी मतलब जो है ना, कितनी अमेंडमेंट्स हैं जिसपे वो करना मान गए हैं। क्वेश्चन ओनली वन है, जो किसान है, किसान आंदोलन है या किसान की यूनियन है, वो चाहती हैं कि ये बिल रिपील हो। अमेंडमेंट्स वो कहते हैं इनमें जितनी मर्जी करा लो, जो भी करनी होंगी कर देंगे। उन्होंने एक ही बात सीधी कहती है कि हम बिल जो है रिपील करा के वापस जाएंगे, ऐसे वापस नहीं जाएंगे। किसानी जो है ना, मतलब 80% लोगों को अफेक्ट करती है, 80% किसानी है। 80% मेरा मानना यह है, मेरा मानना यह है, ट्रंप चला गया, उसके दोस्त भी जाएंगे। तो ये मोदी साहब ट्रंप के दोस्त हैं, जाएंगे, आपके दोस्त भी जाएंगे। देखें, ये जो है ना, आपके राहत अंदौरी हमारे शहर हैं, आपके शहर नहीं, वो आप हमारे सारे शहर राहत अंदौरी पाकिस्तान वाले यहाँ सुने जाते हैं, लोग उसके फैन हैं राहत अंदौरी के। वो कहता है हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं। तो वो लोगों का है हिंदुस्तान, किसी का नहीं। अगर कोई भी कहे ना, मोदी कहे, अमित शाह कहे कि ये मेरे बाप की जागीर है, तो उनको लोग रास्ता दिखा देते हैं। अगर वो किसानी का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, ये रास्ता दिखाने वाला है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुस्तान की उनसे सबड्यू करती हैं। किसान आ गया है नंबर 1 पे, फ्रंट पर। पहली बार हुआ है कि किसान हिंदुस्तान में फोर फ्रंट पे आके ये सोच रहा है कि क्यों ना हम अपना जो है कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें हम ही राज करें, बजाय उन पॉलिटिकल पार्टियों को जो हमारी बिल्कुल सही है उनको राज करने देने के लिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा था, कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा हो या 370 के कानून की तब्दीली हो या किसानों के मुतल्लिक कवानीन का इजरा हो, उनको पास किया गया हो, मोदी सरकार ने अपने गले में इतनी चीजें लटका ली हैं, वो इनके दबाव से जरूर झुकेंगे, जरूर झुकेंगे, जरूर झुकेंगे। डेफिनेटली ये तो मतलब झुकेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल झुकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। फिर किसी मौके पर किसी नई गुफ्तगू के साथ आपको फिर लेंगे। आपकी जो वो है ना, श्रोते हैं और पाकिस्तान के लोग हैं, उनको रूबरू होने का मौका दिया हमको। आपको शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाजरीन, ये हमने किसान इत्तेहाद के मुतालिक गुफ्तगू की, जो हिंदुस्तान में तहरीक चल रही है। तहरीक एक बैनुल अक़वामी तहरीक का रूप डाल रही है, और ये इस किसान तहरीक को दबाना, जो उसका एक चलन लग रहा है कि जिस तरह वो 6 माह की तैयारी, अपना राशन लेकर खाने पकाए जा रहे हैं, अद्वियात हैं और खवातीन का साथ है बहुत बड़े पैमाने पर, तो ये तहरीक हिंदुस्तान में जरूर कुछ असर दिखाएगी। और ये तहरीक सिर्फ हिंदुस्तान के किसानों के लिए नहीं है, ये हर उस महरूम किसान के लिए है जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है। अपने मेजबान अब्दुल रऊफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।